तो आज रीडिंग राइटिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स और रीडिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। सबसे पहले रीडिंग राइटिंग की कर देते हैं, अराउंड 3 to 4 कर देंगे, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग वाली करेंगे। वो आज से मैं नंबर वाइज चल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हो रही है ना कि कौन सा वाला चल रहा है, तो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर वाइज अभी चलेंगे अपने। 6 नंबर से, लास्ट टाइम 5th वाला हो गया था ना, तो अपने 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो रीड कर लेते हैं। थीम है 2 टाइप्स ऑफ जीन्स। क्या है? रिसेंटली रिसर्च इनटू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हैज गिवन अस एन इवन बेटर इंसाइट इनटू हाउ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस माइट अकर इन अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये बायोलॉजी का टॉपिक बायोलॉजी का है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मीनिंग है कि जब भी एम्ब्रियो का मीनिंग है छोटा बेबी, जो बेबी अभी तक बना नहीं है, बहुत ही छोटा होता है ना एम्ब्रियो, उसको गुजराती में भ्रूण बोलते हैं अपने, तो उसकी बात हो रही है यहाँ। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ जीन्स। जीन्स के बाद डीएनए आरएनए अपने आते थे ना, उसकी बात हो रही है। 2 टाइप के डीएनए हैं, डेवलपमेंटल एंड हाउसकीपिंग जीन्स। तो यहाँ पहले डेवलपमेंटल की बात होगी और उसके बाद हाउसकीपिंग की बात होगी, तो आपको पता पड़ जाने की दोनों एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ कंजक्शन आएगा और कंजक्शन भी कैसा वाला होना चाहिए? ऑपोजिट वाला, ठीक है। तो ये हाउएवर नॉनदलेस ऐसा कुछ हो सकता है। डेवलपमेंटल जीन्स आर दोज दैट आर एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल जीन्स का मीनिंग है जो फिजिकल डेवलपमेंट बताते हैं, जो एज अ बॉडीली ग्रोथ करते हैं, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो कौन से डेवलपमेंट होते हैं? प्रोटीन्स, स्केलेटन मतलब अपने हड्डियों वाला, ऑर्गन प्लेसमेंट मतलब अपने स्टमक और लीवर वो वाले ऑर्गन, and overall from form of the developing animal। तो कि यहाँ and their develop and their proteins। तो प्रोटीन्स का काम है, जब भी प्रोटीन्स बनते हैं तो प्रोटीन्स का काम है कि सारी चीजों को संभालना, इसीलिए ना मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन और वो सब प्रोटीन से करता है। तो वो क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। अपने जीन्स के पास भी वो कंट्रोल है कि अपनी बॉडी में जो भी हो रहा है वो सब कंट्रोल करना। तो एज जीन्स, थ्रू जीन्स प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन से सब कंट्रोल होता है। अपना स्केलेटन, अपने बोन्स कंट्रोल होते हैं, अपने लीवर कैसे होते हैं वो कंट्रोल होता है। तो यहाँ में कंट्रोल डाला। पुश का मीनिंग तो पुश करना, होल्ड का मीनिंग तो बांध के रखना, मतलब पकड़ के रखना। एलिवेट का मीनिंग तो थोड़ा रिलैक्स फील करवाना, तो वो तो आएगा नहीं, एक ही कंट्रोल है। यहाँ एलिमिनेशन से कर रहा हूं मैं। ओवरऑल फॉर्म ऑफ द डेवलपिंग एनिमल डैश हाउसकीपिंग जीन्स। तो यहाँ ऑपोजिट अभी बात होने रही है। डेवलपमेंट जीन्स की बात हो गई, अभी हाउसकीपिंग जीन्स की बात होगी। तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंगली, इंक्लूसिवली, कन्वर्सली, इन कॉन्ट्रास्ट, ये दोनों दिए गए, कन्वर्सली इन कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ हम अपने देखेंगे ये दोनों आ सकते हैं। अपने देखेंगे यहाँ रिसेंटली यूज हो चुका है, तो अपने सोच सकते हैं कि यहाँ कन्वर्सली भी हो सकता है, इन कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है। मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये दोनों में कंफ्यूजन है। तो housekeeping genes are expressed during the animal's daily life to generate proteins which keep the cell। तो housekeeping genes का काम क्या है? वो एनिमल्स की लाइफ में प्रोटीन्स को जनरेट करते हैं। जो प्रोटीन्स क्या करते हैं? सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन इन द बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको हेल्प करता है फंक्शन करने में। डैश यू माइट सस्पेक्ट। तो ये कॉलोकेशन हमेशा याद रखना, एज यू माइट सस्पेक्ट, एज यू माइट सस्पेक्ट हमेशा याद रखना, कहीं लिख के या ये लिख ही देना, ये एज यू माइट, यू के पास मोस्टली एज, अगर ऐसा कॉलोकेशन है यू माइट एक्सपेक्ट सस्पेक्ट, यू माइट सस्पेक्ट, तो मोस्टली आगे एज ही आएगा। ये कॉलोकेशन है, एज यू माइट। ये कंजक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ, कॉमा है इसलिए। एज यू माइट सस्पेक्ट म्यूटेशंस इन, म्यूटेशन का मीनिंग अपनी कोरोना में भी हुए थे ना म्यूटेशंस। म्यूटेशन का मीनिंग है उसका स्ट्रक्चरल चेंज हो जाना। जीन्स भी हो सकते हैं, सेलुलर म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। डेवलपमेंटल जीन्स कैन हैव रेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बॉडी फॉर्म एंड फंक्शन। बॉडी के काम में और उसके स्ट्रक्चर में अलग अलग चेंजेस, रेडिकल मतलब बहुत ही एक्सट्रीम चेंज ला सकते हैं। whereas mutations in housekeeping genes tend to dash the health and reproductive success। तो हेल्थ को क्या करते हैं? वो जीन्स हेल्थ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट उसकी होती है, उसके बाद इफेक्ट्स दिखती है, तो मैं इफेक्ट कर रहा हूँ। इंटरप्ट करना तो रोक देना, हेल्थ को रोक, थोड़ा हेल्थ को रोका नहीं जा सकता ना। डिफेक्ट करना तो मतलब, डिफेक्ट तो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, मशीन्स होती है, हेल्थ में नहीं आता। तो दोनों में आप, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स किसी पे हो सकती है, पर अफेक्ट बहुत ही बड़ी हेल्थ पर हो सकती है, अफेक्शन। ठीक है, ये अपने अभी कॉन्ट्रास्ट वाला बचा है ना,
जो अपोजिट वाला था। अभी कंफ्यूजन है कि इसमें कन्वर्सली डालेंगे इन कॉन्ट्रास्ट डालेंगे, दोनों सेम है। पर मेरे हिसाब से अगर यहाँ कन्वर्सली दिया गया है तो आगे कहीं होना चाहिए, लेकिन आगे यहाँ कहीं है ही नहीं। तो इन एडिशन या इन कॉन्ट्रास्ट वो सोच के मैं 50-50 में तुक्का मार रहा हूँ यहाँ। ठीक है, कन्वर्सली इन कॉन्ट्रास्ट दोनों दोनों हो सकते हैं यहाँ वैसे तो, है ना। यहाँ कॉमा भी दिया गया है, यहाँ रिसेंटली के पास भी कॉमा है, अपने देख लेते हैं। ठीक है, सही है। ये एक ही थोड़ा हार्ड था, बहुत अजीब था, यहाँ देना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है सेमिनार्स। सेमिनार्स की बात हो रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेमिनार्स होते हैं ना। सेमिनार्स आर नॉट डिजाइन टू बी मिनी लेक्चर। सेमिनार्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, 30-40 मिनट्स, अराउंड 15-20 मिनट्स के भी होते हैं। तो सेमिनार्स आर नॉट डिजाइन टू बी मिनी लेक्चर्स, वो मिनी लेक्चर्स नहीं होते। देयर एजुकेशनल डैश इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डिस्कस इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द कोर्स। तो सेमिनार्स जब भी होता है तो एक्सपर्ट्स लेक्चर्स आते हैं ना। जो लेक्चरर्स होते हैं वो बाहर के गेस्ट लेक्चर आते हैं ना, गेस्ट लेक्चरर्स वो आके अपने कॉलेज या स्कूल्स में सेमिनार्स लेते हैं। तो उनका मेन एजुकेशनल क्या है, मेन एजुकेशनल रिजल्ट, टीम, वो तो इंडिविजुअल्स आते हैं ना। रेगुलेशन, रोल या गोल, देयर एजुकेशनल गोल इज टू, या देयर एजुकेशनल रोल, उनका रोल क्या है, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि आप डिफरेंट डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स कोर्स के बारे में आप डिस्कस कर सको। This is founded on the dash. This is founded on the dash. यहाँ आपका आगे पढ़ना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। That it is only by actively trying to use knowledge that you have acquired from lectures and texts that you can achieve an adequate understanding of the subject. आप वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपने ये सेमिनार अटेंड किया है, तो आपको नॉलेज एक्वायर होगा। तो ये सब फ्यूचर की बात हो रही है ना। तो फ्यूचर में तो हम क्या करते हैं, अवेयरनेस का मीनिंग क्या है, तो वो प्रेजेंटली हमें अवेयर कर रहा है। इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, वो तो फैक्चुअल वर्ड है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब। कंसोलेशन का मीनिंग है, कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी आता है ना, वो बहुत ही हार्ड डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं उसके लिए होता है ना। तो अपने यहाँ फ्यूचरिस्टिक एक ही शब्द है, उसका नाम है अजम्पशन। अजम्पशन का मीनिंग कि कोई सोच के बैठना कि शायद कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ दिया गया है कि अगर आप ये पढ़ते हो, नॉलेज एक्वायर करते हो लेक्चर्स और टेक्स्ट से, तो आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यू कैन है यहाँ। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ पॉइंट, इट इज हाईली, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो यह है नेगेटिव negative sentence. If you do not understand a point, it is highly that you will be the only, it is you will be the only person in the group in that position. अगर आपको कोई पॉइंट मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली हम जब भी सेमिनार्स या लेक्चर्स में बैठे होते हैं, तो आपको अगर कोई एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले होंगे। इट इज हाईली अनलाइकली। मैं ऑपोजिट वर्ड डाल रहा हूं क्योंकि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदी ना, तो अनलाइकली, यहाँ आपको ऐसा भी लगता है कि शायद यहाँ लाइकली होगा, इट इज हाईली लाइकली। तो अगर यहाँ में लाइकली डाल दो ना, इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग आप अकेले ग्रुप में ऐसे हो जिसको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। पर ऐसा नहीं होता, ग्रुप में मोस्ट अराउंड 50 का ग्रुप है। अगर कोई पॉइंट पे बात हो रही है, तो अराउंड 3 to 4 लोग तो होंगे ही जिनको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं ये अनलाइकली डाल रहा हूँ। फिर है, you will invariably be undertaking a dash for the entire group if you come to seminar equipped with questions on matter while you feel you do not fully understand. अगर आप सेमिनार में जाते हो, तो आप एक ग्रुप के लिए क्या होते हो, equipped with questions on matter which you feel did not fully understand. ये मैं छोड़ देता, पहले ये कर देता है। सेमिनार इज टू डैश डिस्कशन। तो सेमिनार का मीनिंग क्या है कि हम डिस्कशन को, मोस्टली सेमिनार्स में ना डिस्कशन लास्ट में होता है, Q&A होता है ना। तो डिस्को के क्या करना, स्टीर का मीनिंग तो ऐसे आगे विषय करना, प्रोवोक का मीनिंग ऐसे ग्रो करना। सो प्रोवोक तो प्रोटेस्टर्स को भी कर सकते हैं ना। रिंस, स्टीर और रिंस तो वॉशिंग मशीन वाला है ना। स्टीर का मीनिंग है कि हम पानी में नमक डाल के या चीनी डाल के ऐसे हिलाते हैं ना, वो स्टीर का है, स्टीरिंग। रिंस का मीनिंग सेम है। कमिट डिस्कशन एक में एक ही आएगा। प्रोवोक का डिस्कशन मीनिंग है कि आपके अंदर है नहीं, लेकिन अगर आप सेमिनार में जाते हो तो आपके अंदर मतलब नए नए थॉट्स आएंगे कि हाँ
मोस्टली, इसलिए मैंने पहले आपको बोला है कि सेमिनार्स मोस्टली कौन लेने आता है, एक्सपर्ट लेक्चरर्स लेने आता है। तो यहाँ प्रोवोक आएगा। प्रोवोक का मीनिंग है कि आपके अंदर वो सीड डालना, वो बीज डालना कि हाँ इसके अंदर आप डिस्कशन करके भी बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। यू विल इनवेरिएबली बी अंडरटेकिंग डैश फॉर द एंटायर ग्रुप। आप ग्रुप का क्या करेंगे, आप यहाँ एजुकेशन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ए है, एन होगा तो एजुकेशन आएगा। अंडरटेकिंग अ सर्विस फॉर द ग्रुप, इसका मीनिंग ये है, सर्विस का मीनिंग ये है कि अगर आप सेमिनार में जाते हो तो इसका मीनिंग क्या है कि आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस, अगर आपके फ्रेंड्स ने भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आप वहां जाके क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट 20 मिनट्स का कर देंगे ये। इन रियलिटी हाउएवर द डैश ऑफ ट्रूएंसी एंड नॉन अटेंडेंस आर डाइवर्स एंड मल्टीफेसेटेड। हाँ, तो ट्रूएंसी का मीनिंग है क्या करना, अपने कॉलेज और स्कूल से बंक, हाँ बंक मार देते हैं ना, उसका मीनिंग है। द डैश ऑफ ट्रूएंसी नॉन अटेंडेंस, नॉन अटेंडेंस ये दोनों सेम ही है ना। नॉन अटेंडेंस का मीनिंग है अटेंड नहीं करना क्लास। द डैश ऑफ ट्रूएंसी एंड इनिशिएशन, वो होता नहीं ना, वो हमेशा सालों से होता जा रहा है। सुपरविजन नहीं होता उसका, यूनिफिकेशन भी नहीं होता। यूनिफिकेशन तो थियरी और प्रिंसिपल्स उसका होता है। इनिशिएशन तो कोई चीज का होता है, ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है ना। तो एक ही शब्द बचा है वहाँ, ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का मीनिंग है किसी के कारण यहाँ हम सारे स्टूडेंट्स बंक मार रहे हैं। देयर आर एज मेनी कॉजेस ऑफ, यहाँ आ गया ना, कारण आ गया। कुछ ट्रिगर कर रहा है तो यहाँ कॉज होगा ही उसका। देयर आर एज मेनी कॉजेस ऑफ नॉन अटेंडेंस एज देयर आर नॉन अटेंडर्स, नॉन अटेंडेंस एज देयर आर नॉन अटेंडर्स। वहां बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ईच चाइल्ड हैज हर ओन, तो जब भी हम बंक मार देना तो हर एक स्टूडेंट हमेशा एक अलग अलग स्टोरी कहता है, अपनी अपनी खुद की बनाई हुई ना। तो अनटोल्ड मूविंग यूनिक, यूनिक स्टोरी कहता है हमेशा, है ना। And whilst there may often be certain identifiable factors in common, mostly common होते हैं, वहाँ हो सकते हैं। Each non-attending child demands and dash an individual response. तो हर एक चाइल्ड, स्टूडेंट की बात हो रही है भाई, आप अपने चाइल्ड ले लेते हैं, तो वो क्या बोलता है, वो डिमांड कर रहा है कि मेरी भी बात सुनो, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, मेरी भी बात सुनो। और डिक्टेट्स एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना, चाइल्ड डिक्टेट कैसे कर सकते हैं। डिक्टेट का मीनिंग है कि मेरी बात सुनो, को कंपलसरी सुननी पड़ेगी। डिटर्स, मोनोपोलीज, डिजर्व्स, डिमांड्स एंड डिजर्व, ये डिमांड एंड डिजर्व या प्रोडक्ट एंड डिमांड, वो तो बिजनेस में चला जाता है। डिमांड एंड डिजर्व्स एक ऑलोकेशन है, आपको जनरली लाइफ में दिखने को मिलेगा। डिमांड्स एंड डिजर्व्स एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टेलर टू मीट हर इंडिविजुअल नीड्स। तो यहाँ लड़कियों की बात हो रही है ना। This applies dash to the 14-year-old who fails to attend school because parent is terminally ill. तो यहाँ genuine reason दिया गया है कि एक 14-year-old अगर स्कूल नहीं गया तो उसका एक भी रीजन ये भी हो सकता है कि शायद उनके पेरेंट्स शायद बीमार होंगे। दिस अप्लाइज डैश टू द, यहाँ अगर यहाँ रूल्स की बात हो रही है कि उनकी बात सुननी चाहिए, वो भी वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स डिजर्व करते हैं, हमें सुनना चाहिए, हाँ उनकी रीजन क्या है, तो दिस अप्लाइज इक्वली। इक्वालिटी तो हो नहीं सकता, इक्विटेबली भी हो नहीं सकता, डबल एल वाई और डबल एल वाई वाला होना चाहिए। म्यूचुअली तो मीनिंग है दो इंसान को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना चाहिए। यहाँ इक्वली का मीनिंग ये है, दिस अप्लाइज इक्वली टू द 14-year-old। ये सारी बात जो हम कर रहे हैं ना, ये सेम बात यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर हम बंक मार रहे हो, कोई और भी कारण से मार रहे हैं, पर यहाँ तो जेन्युइन रीजन दिया गया है, तो ये इक्वली मैटर करता है। The overweight 11-year-old who fails to attend class because he's dash about, ओवरवेट का मीनिंग है जो ऐसा 11-year-old उसका मीनिंग है जो बहुत ही ज्यादा खाता। ओवरवेट का मीनिंग who fails to attend because he is dash about changing for PE in front of fears, he is, हाँ तो एक ओवरवेट इंसान कैसा होता है, he is, ऑब्वियसली अगर कोई जाड़ो वाड़ो इंसान है ना तो उसको क्या बहुत ही खराब फील होगा कि हाँ मुझे तो नहीं जाना क्लास क्योंकि लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तो एरोगेंट तो नहीं सकता, एरोगेंट दूसरे लोग होते हैं उसको लेकर कि हाँ ये तो झाड़ू पाड़ू है ना। तो ओवररेट वाला इंसान मोस्टली एम्बेरस फील करता है, तो मैं ये सोच के डाल रहा हूँ, ये तो तुक्का मारा। ये बहुत अजीब था। यहाँ से
अगर आप इतना सोच के अगर क्वेश्चंस डाल रहे हो ना, द डैश ऑफ, ये तो मैंने तुक्के से डाला था, पर एलिमिनेशन से एक ही बचा था ना, इनिशिएशन सुपरविजन। यहाँ तो ये किया सकता था, और कोई आपको ऐसा लगता है अनटोल्ड स्टोरी है ना, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी। तो अनटोल्ड स्टोरी तो तभी होती है कि जो बहुत लंबे समय से चालू है लेकिन आपको पता नहीं, तो उसको अनटोल्ड स्टोरी बोलते हैं। यहाँ नहीं आएगी। हाँ, डिमांड एंड डिजर्व्स, तो यहाँ SES वाला, तो यहाँ भी SES वाला ही आएगा, मोस्टली SES वाला। हाँ ठीक है, चलो इतना रखते हैं। इसके बाद अभी अपने रीडिंग रीडिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं।